डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अपने मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेटर्स हमें कुछ पॉजिटिविटी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो भी कम हो गई है, IMF का लोन भी हमें मिल गया है। लेकिन जो एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की हम सिचुएशन देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कभी किसी जलसे का ऐलान, हम देख रहे हैं कि इस वक्त कुछ मलेशिया का एक आला क़यादत का वफ़द भी हमारे मुल्क में मौजूद है। आने वाले दिनों में शंघाई कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होनी है जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के वफूद आने हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ बगैर किसी पॉलिटिकल अनरेस्ट के हो जाएं, कितना इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए? ये मेरा ख्याल जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे इंडिकेटर्स आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बट ठीक हुए नहीं हैं और बाकी मुल्कों से अभी हम बहुत पीछे और बहुत दूर हैं। एक इंडिकेटर जो आप लोग जरूर देखें वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी चलती जब इन्वेस्टमेंट हो, बिल्डिंगें बन रही हों, कारखाने लग रहे हों, दुकानें चल रही हों, दुकानें बन रही हों, ये काम होता है बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट का। हमारी इन्वेस्टमेंट रेट इस वक्त तकरीबन 7 से 8% GDP की है, 7 से 8%। अगर पूरी पब्लिक भी मिला लें तो हमारी इन्वेस्टमेंट रेट 12 से 13% ऑफ GDP, जो ना होने के बराबर है। इंडिया की 40% है, चीन की 40% है, क्या कहते हैं बांग्लादेश की 30-35% है। देखिए हमें इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ानी है, बाकी सब चीज़ों को भूल जाएं, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़नी चाहिए। वो नहीं बढ़ रही तो ये बहुत बड़ी बात है जो हुकूमत को सोचना चाहिए। और ये जो है कि फॉरेन इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर कभी नहीं करेगा जब तक लोकल इन्वेस्टर नहीं करेगा। और इन एनी केस लोकल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो चीन इंडिया वगैरह में भी 1-2% है, बड़ी ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए। नंबर 2, 3 चीज़ याद रखनी चाहिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आती है तो वो आती है पैसे ले जाने के लिए। हम पैसे मांगने में तो आगे आगे हो जाते हैं, जब वापस करने होते हैं तो हम घबरा जाते हैं। तो हमें ये भी सोचना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो जाएगी भी और दुगना तिगना लेके जाएगी, तो हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। सही। और फिर ज़ाहिर है कि मौका और महल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक ऐसे वक्त में जब आपके किसी दोस्त मुल्क के का सरबराही वफ्द वहाँ पर आया हुआ हो, जब आपका मुल्क इस वक्त तैयार हो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए, तो उस वक्त तो शायद वैसे ही थोड़े से अपने अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं भी तो वो आगे के लिए रख देने चाहिए। अच्छा, लोकल इन्वेस्टमेंट को आपने जो बढ़ाने की बात की है नदीम साहब, ज़रा इस पर अगर थोड़ी सी और रोशनी डालें, थोड़ा डिटेल बताएं, थोड़ी तजावीज़ अगर आपके पास हुकूमत के लिए हो, किस तरह से बढ़ाएं? अभी प्राइवेटाइजेशन के जरिए क्या ये बढ़ सकती है? जिस तरह PIA में हमने देखा 6 खरीदार सामने आ गए, स्टील मिल में 4-5 और आ जाएंगे, दीगर इदारों को खरीदने के लिए और लोकल इन्वेस्टर्स मैदान में आएंगे, या कोई और भी तरीके हैं लोकल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के? देखिए हम कोई मेरा ख्याल 1990 से लेके अब तक को 50-60 इदारे बेच चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इदारे जो हम बेच रहे हैं, PIA इज बैंकक्रप्ट, स्टील मिल इज बैंकक्रप्ट इदारे बेच देंगे तो क्या हो जाएगा? आप कुछ भी नहीं बेच रहे, जमीन बेच रहे हैं या एक लाइसेंस बेच रहे हैं। बाकी बात ये है कि खुदा के वास्ते डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हम लिख लिख के बैठ चुके हैं। ये जो बाबूक्रेसी है ना, इसको खत्म करें। इंडिया ने 1991 में परमिशन का निज़ाम खत्म कर दिया था। हमारा आज तक परमिशन का निज़ाम इतना बड़ा है, हमने हिसाब लगाया है कि आपका जो फुटप्रिंट ऑफ द गवर्नमेंट है, जो हुकूमत बैठी हुई, जैसे वीट खरीदती है, शुगर में जाती है, कंस्ट्रक्शन करती है, हर चीज़ में गवर्नमेंट घुसी हुई है। और फिर प्राइसेस फिक्स करते हैं। ये प्राइसेस फिक्स करना मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये सोवियत यूनियन ने ट्राई किया था, फेल कर गया। चीन ने ट्राई किया था, फेल कर गया। बरतानिया ने एक दफा ट्राई किया था, फेल कर गया। प्राइस DC बना नहीं सकता। ये बड़ी अजीब किस्म की बात है कि आज तक DC साहब प्राइस फिक्स करने की कोशिश करें। ये मेरा ख्याल हमारे हुक्मरानों को समझ जाना चाहिए, माजी की बात है, इसको छोड़ दें। नंबर 2 ये जो है कि बाबूक्रेसी जो कहती है मैं लाइसेंस दूंगी, मैं NOC दूंगी। कितने NOC यार, हजारों NOCs हैं यहाँ। अब NOC के बगैर के साथ कैसे काम चलता है? फिर आप हर चीज में अपना पैर घुसाने की कोशिश करते हैं। हमने देखा इस्लामाबाद में 140 रेगुलेटरी एजेंसीज हैं। वो 140 रेगुलेटरी एजेंसीज क्या करती हैं? वो बीच में से खिसकाती हैं ट्रांजैक्शन में से पैसे। परमिशनों का निज़ाम ऐसा है कि हमने हिसाब लगाया है रिसर्च में कि जी इस वक्त को 50 एक्टिविटीज का जो कॉस्ट आ रहा है, सिर्फ 50 एक्टिविटी, बाकी बहुत सारी और एक्टिविटीज है, उसका कॉस्ट 70-80% GDP आ रहा है। तो अगर आपने सारा वक्त लोगों की टांगे खींच कर रखने, उनको कहना भागो ना, दुनिया में आजकल भागना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट होनी पड़ती है। आप देखें ना कैसे गूगल और ये जो एप्पल, टेस्ला वेस्ला बढ़ रहे हैं। इंडिया की जो कंपनीज हैं वो माशाल्लाह 360 बिलियन पे टाटा पहुंच गई है। अंबानी वाले जो है वो 260 पे पहुंच गए। हमारी कंपनी 1 बिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन पे बैठी हुई है। मिलियन, बिलियन नहीं। पहले अपने यहाँ निज़ाम बनाए, निज़ाम हम बनाना नहीं चाहते। हम चाहते लोग आए, इसी निज़ाम में काम करें। इस निज़ाम में काम हो नहीं सकता। अब खुदारा हम जो बार बार कहते हैं निज़ाम का रिफॉर्म करते हैं, फिर बात करें। निज़ाम का रिफॉर्म हमने करना ही नहीं।
हर इदारे का इंचार्ज सेक्रेटरी साहब है, हर मार्केट पंजाब जो एक्ट है उसमें हर मार्केट में डीसी साहब मार्केट के इंचार्ज है। यार ये 19th सेंचुरी का बल्कि उससे भी पहले का निज़ाम आजकल नहीं चल सकता। आप मॉडर्न निज़ाम में आए, मार्केट इकोनॉमी में आए, वो आप आना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि आपको लोग पैसे दे दें। ये मुझे नहीं समझ आती इस बात। तो नदीम साहब, ये अब ज़ाहिर है कि पूरा का पूरा निज़ाम बदलना तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो जाएगा और उसके लिए तो शायद ये हुकूमत अभी इंटेंशनली या मेंटली भी तैयार ना हो, लेकिन जो छोटे छोटे रिफॉर्म्स करने की अभी ये कोशिश कर रहे हैं, ये टैक्स रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ इदारों में ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ इदारों को देखें बंद करने की कोशिश की, वो एक कमेटी बनी, कैसर बंगाली साहब खुद मुस्ताफ़ी हो गए कि काम करना इस वक्त कितना इस सिस्टम में मुश्किल है। सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत तो है, लेकिन उसके लिए लोग भी तब्दील करने पड़ेंगे या यही लोग सिस्टम तब्दील कर सकते हैं? क्या समझते हैं? बिल्कुल बहुत बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, ये सोचना कि IMF आके हमारा काम करेगा, नहीं जी, मुल्क हमारा है, हमने चलाना है। 77 साल से आप IMF के पीछे पीछे भाग रहे हैं। 77 साल से आपने 24 या 25 प्रोग्राम किए, यानी कि आप कभी प्रोग्राम से बाहर निकले ही नहीं, यानी कि आप इमरजेंसी वार्ड में रहे हैं, यानी कि आप कीमोथेरेपी में रहे हैं और आप इस वक्त शोर मचा रहे हैं कि कीमोथेरेपी की एक और डोज लग गई तो हम खुश हो गए। मुझे तो समझ आती खुशी किस बात है। हमें बैठ के खुदारा अपना निजाम ठीक करना। आप 19वीं सदी के निजाम के साथ नहीं चल सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।